नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश जांगीड़ आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम कक्षा 9 की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 में संकलित संस्मरणात्मक गद्य रचना मेरे संग की औरतें, जो कि मृदुला गर्ग द्वारा लिखित हैं, इस पाठ का सारांश हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मृदुला गर्ग जी का जीवन परिचय जानेंगे। समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र में किया। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है। प्रमुख कृतियों में उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चित्त कोबरा, कठगुलाब इनके उपन्यास हैं। संगति विसंगति 2 खंडों में इनकी संपूर्ण कहानियां हैं। रंग ढंग चुकते नहीं सवाल इनका निबंध संग्रह है। ठीक है साथियों, अब हम इस पाठ के बारे में जानेंगे कि मेरे संग की औरतें पाठ में मृदुला गर्ग जी ने हमें क्या बताना चाहा है। तो मेरे संग की औरतें, लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया यह पाठ एक संस्मरणात्मक गद्य है। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, यह पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है। यानी इस पाठ में लेखिका मृदुला गर्ग जी ने यह बताया है कि जो व्यक्ति परंपरागत तरीके से जीते हैं वह लीक से हटकर कैसे जी सकते हैं, अर्थात परंपरा को तोड़कर कैसे जी सकते हैं, इस पाठ में बताया है। इनमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों, जिनमें उनकी नानी है, उनकी माँ है तथा उनकी 4 बहनों के बारे में बताया है। लेखिका ने इनकी घरेलू, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति से भी परिचित कराया है। ठीक है साथियों, अब हम पाठ का सारांश जानेंगे। मेरे संग की औरतें। साथियों, लेखिका अपनी नानी के बारे में बताती हुई कहती हैं कि वह अपनी नानी को नहीं देख सकी थी, क्योंकि उनकी मृत्यु उसकी यानी उनकी माँ की शादी से पहले ही हो गई थी। वे परंपराओं को मानने वाली, अनपढ़ तथा पर्दे करने वाली महिला थी। उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें घर पर छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। जब वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री लेकर वापस आए, उनके आचार विचार में जो है अंग्रेजीपन साफ झलकती थी। नानी इन बातों से दूर रहकर अपना जीवन अपने ढंग से जीती थी। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा का इजहार अपने पति के सामने नहीं किया। अपनी मृत्यु निकट जानकर उन्होंने अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र जो हैं प्यारेलाल शर्मा जी को बुलाकर कहा कि उनकी बेटी का रिश्ता भी अपने जैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से ही करा देना। उनकी इच्छानुसार लेखिका की मां का विवाह आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले एक होनहार लड़के से हो गया। इस कारण उन्हें यह सादा जीवन जीना पड़ा। वे रात में जागकर खादी की साड़ी बांधने का अभ्यास करती थी। वैसे भी लेखिका की मां कमजोर शरीर की थी। वे घर में किताबें पढ़ती, साहित्य चर्चा करती, संगीत सुनती थी। एक तो वह जो उनकी माँ थी वह झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा लोगों की गोपनीय बातें अपने तक ही सीमित रखती थी, जिसके कारण उनका घर में और बाहर दोनों ही जगह मान सम्मान होता था। ऐसे ही लेखिका की परदादी भी थी, जो सदैव लीक से हटकर काम करती थी। वे फालतू सामान एकत्र करने के बजाय दान दे दिया करती थी। उन्होंने अपनी बहू के गर्भवती होने पर मंदिर में जो है भगवान से लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी और यह बात सभी को बता दी। उनकी बार बार की मन्नत से भगवान ने अफरा तफरी में आकर एक के बाद एक 5 कन्याएं उतार दी और बेटा केवल एक दिया। एक बार फिर
लेखिका बताती हैं उनकी दादी के बारे में, परदादी के बारे में, कि एक बार हवेली के मर्द जो हैं किसी बारात में गए थे और औरतें रत जगा कर रही थी। तभी एक चोर उसी कमरे में घुस आया जिसमें परदादी सो रही थी। कुछ आहट होते ही परदादी की आंख खुल गई। चोर डर गया। तभी परदादी ने चोर से पानी लाने को कहा। पानी लाते समय चोर को पकड़ लिया गया और उनके सामने लाया गया। उन्होंने पानी पीकर आधा पानी चोर को पिलाया और उसे बेटा मानते हुए चोरी छोड़ खेती करने की नेक सलाह दी। उनकी सलाह मानकर चोर ने जो है चोरी का काम छोड़ दिया और खेती करने लगा। इस प्रकार उन्होंने परदादी की एक कहानी सुनाई है। फिर लेखिका कहती हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश में जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब लेखिका को टाइफाइड बुखार आ गया। डॉक्टर की सलाह के कारण वह बाहर न जा सकी थी और उसके पति ने उसे जो है ब्रदर्स कारामजो नामक एक उपन्यास दिया, जिसके कई अंशों को लेखिका ने बार बार पढ़ा। लेखिका जो है अपनी नानी, माँ और परदादी के बारे में बताने के बाद जो है अब अपनी बहनों के बारे में कहती हैं कि उसके सबसे बड़ी बहन थी मंजुल, जिसे घर में रानी कहते थे। उसने शादी के बाद मंजुल भगत नाम से लिखना शुरू किया था। दूसरे नंबर की लेखिका स्वयं थी, जो शादी के बाद मृदुला गर्ग नाम से लिखना शुरू किया उन्होंने। इसके बाद की दो बहनें रेणु और चित्रा लेखन कार्य से बची रही थी। सबसे छोटी बहन अचला अंग्रेजी में लिखने लगी तथा छोटा भाई राजीव हिंदी में लिखने लगा। उसकी बहन रेणु जो है वह बीए नहीं करना चाहती थी, परंतु पिताजी और घर वालों का मन रखने के लिए उसने किसी तरह बीए कर लिया। उसकी तीसरी बहन रेणु स्वयं कम दूसरों को ज्यादा पढ़ाती थी। उसके अपने कम अंक आते थे और उससे पढ़ने वालों के अधिक अंक आते थे। वह दृढ़ निश्चयी थी। उसने अपनी पसंद के लड़के से ही शादी की। सबसे छोटी बहन अचला ने पत्रकारिता में प्रवेश लिया और पिताजी की पसंद से शादी कर ली। बाद में वह भी लेखन कार्य में संलग्न हो गई। विवाह के बाद लेखिका को बिहार के डालमिया नगर जैसे पिछड़े स्थान पर रहना पड़ा था, जहां सिनेमा देखते समय पति पत्नी अलग अलग बैठते थे। उसने वहां मर्दों औरतों को एक साथ नाटक करने के लिए राजी कर लिया। उसने कई नाटकों से अकाल राहत कोष के लिए भी धन एकत्र किया। इसके बाद लेखिका कर्नाटक के बांगलकोट में रही। वहां उसने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया। बाद में अनेक लोगों की मदद से उसने अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी सिखाने वाला जो है एक स्कूल खोला तथा कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। यानी वहां पर उन्होंने एक स्कूल खोला और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। फिर लेखिका सोचती हैं अंत में कि शहर में अकेले मंजिल की ओर बढ़ते जाने का मजा कुछ और ही होता है। यानी अकेले कार्य करते रहने का मजा कुछ और ही होता है। यह लेखिका अंत में सोचती रहती हैं। तो इस प्रकार मेरे संग की औरतें पाठ का जो सारांश है वह पूर्ण होता है। आपने मनोयोग से सुना, आप सभी का धन्यवाद। और इस वीडियो को बनाने में जिन संसाधनों का प्रयोग किया गया है, जैसे एनसीईआरटी की पुस्तकों का और इंटरनेट से भी सामग्री जुटाई गई है, तो उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और आप सभी का भी धन्यवाद।